हेलो स्टूडेंट्स, महामंडल क्लासेस में मैं डॉक्टर अनुपम तिवारी आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। छात्रों, आपके पास कुछ क्वेश्चन है मेरे लिए जो आप बार बार पूछते रहते हो। डीडीए का सर रिजल्ट कब आएगा? तो डीडीए का रिजल्ट कभी भी आ सकता है, फाइनल स्टेज में चल रहा है, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, रिजल्ट आ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है, सर आप जो है राजस्थान के सुपरवाइजर की तैयारी, बैंक एओ की तैयारी कब से करवाएंगे? तो अब ठंड बीत चुकी है और हम जो है फिर से तैयारी की ओर आगे बढ़ेंगे। आशा है कि आप सभी लोगों ने अच्छा खासा पढ़ाई कर ली होगी। कुछ लिमिटेशंस हो जाती हैं ठंड में, क्लासेस लेने में थोड़ी सी मुश्किल होती हैं। तो आज हम बात करेंगे हाई डेंसिटी प्लांटिंग की, जो आपके फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर का एक टॉपिक है। और इसके बाद जो है अनफ्रूटफुलनेस और जो है ग्रीन हाउस जो है कितने टाइप्स के होते हैं, यानी प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाएगी। ये जो भी क्लासेस हैं बीएससी लेवल के भी हुए हैं, बाद में एमएससी लेवल में पढ़ाया जाएगा। तो आओ जानते हैं हाई डेंसिटी प्लांटिंग के बारे में। यहाँ से आपके बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और कभी कभी आते हैं और आप उनको बता नहीं पाते हैं। तो मेनली जो है हाई डेंसिटी प्लांटिंग होती क्या है, नाम से जैसे स्पष्ट है कि जो ट्रेडिशनल मेथड से प्लांट्स लगाए जाते हैं, खासकर फ्रूट क्रॉप्स, उनसे क्लोजली अगर हम कोई प्लांटिंग करते हैं, प्लांटिंग का मतलब होता है रोपड़ करना। तो अगर आप देखोगे तो जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी प्लांटिंग की जाती है। यानी तीन यहाँ पे शब्द आपको जानना जरूरी है। पहला है शब्द जिसका नाम है सोइंग। पहला प्लांट क्या है? सोइंग पहला जो है क्या है? शब्द है। जब हम सीड से प्रोपेगेशन करते हैं तो उसे हम क्या करते हैं? कहते हैं सोइंग कहते हैं। अगला प्लांटिंग है, जब किसी वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल से जो है प्रोपेगेशन कहते हैं, कोई वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है उसे तो हम प्लांटिंग कहते हैं। और अगला है ट्रांसप्लांटिंग, यानी पहले उसकी या तो सोइंग या प्लांटिंग की गई और उसके बाद एक जगह से जो है प्लांट जो है पुल आउट करके दूसरी जगह अगर लगा दिया गया तो उसे हम ट्रांसप्लांटिंग के नाम से जानते हैं। तो जितने भी हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स हैं ज़्यादातर आपको प्लांटिंग और ट्रांसप्लांटिंग करते दिखाई जाती है। तो हाई डेंसिटी प्लांटिंग बहुत ही सीधे शब्दों में हम छात्रों जानते हैं कि ये एक जो है मॉडर्न हॉर्टिकल्चर टेक्निक है, जिसमें जो ट्रेडिशनल यानी परंपरागत रूप से जो बगीचे लगाए जाते थे उससे पास पास जो है ट्रीज को लगाया जाता है। यानी परंपरागत रूप से लगाए जाने वाले बगीचों से पास पास पौधों को लगाना ही हाई डेंसिटी प्लांटिंग कहलाता है। मान लो अगर मैंगो जो है परंपरागत रूप से 10 गुणे 10 मीटर पे लगाया जाता था, तो कभी कभी आप देखोगे किसी किसी बुक में 12 मीटर गुणे 12 मीटर पे भी मैंगो क्या किया जा रहा है? लगाया जा रहा है। तो इस केस में छात्रों क्या हुआ कि इस केस में अब जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग होगी इससे क्लोज होगी, चाहे 6 गुणे 6 मीटर पे लगाई जा रही हो या फिर जो है 2.5 गुणे 2.5 मीटर पे जो है आम्रपाली अगर लगाई जा रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे? हाई डेंसिटी प्लांटिंग के नाम से जानेंगे। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम, हमारी समस्या आपको इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब इसका थोड़ा सा कैमरा हम सही कर लेते हैं, शायद कुछ कैमरा आपको बढ़ाना पड़ेगा, फिर कुछ बच्चे कहेंगे सर जो है कट गया है। तो ये ध्यान दे दिया तो अब बिल्कुल सही है। रीसेट कर लेते हैं। और छात्रों, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के बारे में हमने जान लिया कि जब भी हम कभी ट्रेडिशनल मेथड से पास पास लगाए, यानी 10 गुणे 10 मीटर से अगर कम लगा रहे हैं तो उसे भी हाई डेंसिटी प्लांटिंग के अंतर्गत रखा जाएगा इस डेफिनेशन के अनुसार। तो सबसे पहले हाई डेंसिटी प्लांटिंग जो है यूरोप में शुरू की गई, एप्पल के आर्चर्ड में। तो 1960s के समय जो है यूरोप में सबसे पहले जो है हाई डेंसिटी प्लांटिंग की शुरुआत की गई थी, यानी यूरोप का मेथड है। अब मेजोरिटी देखोगे यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए और आजकल तो इंडिया में भी हाई डेंसिटी ऑर्चिड लगाए जा रहे हैं, खासकर टेम्परेट फ्रूट्स के। और गोवा के भी हाई डेंसिटी प्लांटिंग जो CISH ने दी है उसको भी अपनाया जा रहा है। अब यहाँ पे इंडिया में गोवा को जो है गोवा के अर्चर्ड और एप्पल के अर्चर्ड आपको देखने को मिल जा रहे हैं। एडवांसमेंट हो रहा है, नए नए ग्रोवर्स आ रहे हैं और हाई डेंसिटी प्लांटिंग की जो है प्लांटिंग से पौधों को लगा रहे हैं। अब जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग जो है सिस्टम, ये कितने प्रकार से डेंसिटी के आधार पर इसे बांटा जा सकता है प्लांटिंग सिस्टम। हाई डेंसिटी नहीं कहेंगे, यानी डेंसिटी के आधार पर प्लांटिंग सिस्टम को कितने भागों में क्या किया जा सकता है? बांटा जा सकता है। तो पहले तो इसको हटा दें। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है लो डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम। तो लो डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम यानी जिसमें 1 हेक्टेयर में जो है 100 प्लांट से कम लगे। तो आपको पता है 1 हेक्टेयर बराबर कितने होते हैं? 10,000 मीटर स्क्वायर। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, या आप कह सकते हैं इसमें जो है 2.47 एकड़ होते हैं। ठीक है। अब 1 एकड़ में इसी तरीके से अगर देखा जाए कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, तो 4047 मीटर स्क्वायर होते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आजकल देखे जाते हैं, एग्जामिनर आपसे पूछ लेते हैं। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको ये ध्यान रखना है।
जिसमें 100 प्लांट पर हेक्टेयर लग रहे हैं। इसमें किसी प्रकार के ड्वार्फिंग यूज रूट स्टॉक लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। मिनिमम ट्रेनिंग और प्रूनिंग करिए जिससे कि फसल में फलत आती रहे, और 10 से 15 साल के बाद जो है ये कॉमर्शियल प्रोडक्शन पोटेंशियल होता है, उससे पहले नहीं होता है। यानी बहुत ही देर में जो है कॉमर्शियली पोटेंशियल होती है, यानी इसका जुवेनाइल फेज लंबा होता है, प्रिकॉशियस वीरिंग भी नहीं होता है। दूसरा जो है मीडियम डेंसिटी प्लांटिंग, इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया इसमें 250 से 500 प्लांट्स पर हेक्टेयर लगते हैं। इसमें आपको प्रॉपर प्रूनिंग करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इसमें ज़्यादा आपको क्वालिटी फ्रूट यील्ड मिलती है और प्रोडक्टिव लाइफ जो है वो भी बढ़ जाती है। हाई डेंसिटी प्लांटिंग जो है, जब 1000 से ज़्यादा पौधे पर हेक्टेयर लगते हैं तो उन्हें हाई डेंसिटी प्लांटिंग के नाम से जाना जाता है। इसमें आपको रिगरस ट्रेनिंग और प्रूनिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। ड्वार्फिंग रूट स्टॉक का यूज करना पड़ता है, केमिकल्स भी कुछ डालने पड़ते हैं जिससे इसकी ग्रोथ और मेंटेन रहे, और इसके अलावा यील्ड और प्रोडक्टिविटी हायर होती है। तो हाई, इसके अलावा टेक्निकल बैकअप्स की आवश्यकता होती है। बिना टेक्निकल जो है बैकअप्स के हम हाई डेंसिटी प्लांटिंग जो है नहीं कर पाते हैं। अब एक कॉमन 2 प्रकार की और हाई डेंसिटी प्लांटिंग है, एक अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग, दूसरी जो है सुपर हाई डेंसिटी प्लांटिंग। तो अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग में लगभग जो है 2000 से ऊपर और 5000 तक ट्रीज पाए जाते हैं। इसमें ट्रेनिंग और प्रूनिंग और सीवियर हो जाती है, प्रॉपर आपको देखभाल करने की आवश्यकता पड़ती है, और इसके अलावा जो है टेक्निकल नॉलेज की जरूरत होती है। फिर सुपर हाई डेंसिटी प्लांटिंग में 1000, 10,000 से ज़्यादा और 40,000 तक पौधे हो सकते हैं। ये ज़्यादातर मीडो ऑर्चर्डिंग इसमें आती है। मीडो का मतलब होता है ग्रास लैंड। मीडो जो इंग्लिश का शब्द है, इसका मतलब है ग्रास लैंड। तो ग्रास जितनी जितनी क्या होती हैं, पास होती हैं, उसी प्रकार से क्या है प्लांट लगाए जाए, इसी को मीडो बोलते हैं। कि क्राउडेड काफ़ी जो है प्लांट पॉपुलेशन हो, तो इसमें जो है 1 से 2 साल के बाद ही हमें यील्ड मिलना शुरू हो जाती है। हाईवी यूज करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का, कैनोपी मैनेजमेंट करना पड़ता है एप्पल में, ये जो है यूरोप के बगीचे में ऐसा देखा गया है। तो अगर आगे हम छात्रों देखते हैं तो रिलेवेंस क्या है हाई डेंसिटी प्लांटिंग का। सबसे पहला है कि इम्पैक्ट ऑफ लो डेंसिटी प्लांटिंग। लो डेंसिटी प्लांटिंग का इम्पैक्ट क्या पड़ा जिससे किसानों को जो है हाई डेंसिटी प्लांटिंग करनी पड़ी। तो पहला जो इम्पैक्ट पड़ा छात्रों, ये पड़ा कि ईच प्लांट जो है केवल मैक्सिमम इंडिविजुअल कैपेसिटी तक दे सकता था। इसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो कम होगी, क्योंकि बहुत सारा एरिया जो रहता है वो खाली पड़ा रहता है। उस एरिया में बहुत सारे बीड्स आते हैं। बीड्स जो है इंसेक्ट और डिजीज फैलाने का माध्यम भी बनते हैं। तो इस तरीके से जो है लो डेंसिटी प्लांटिंग में प्रोडक्टिविटी प्लांट की क्या हो जाती है, घट जाती है। फिर इस तरीके से हाई डेंसिटी प्लांटिंग आप यहाँ मैंगो की देख सकते हो शुरू की गई। तो यहाँ पे जो है प्लांट टू प्लांट जो है डिस्टेंस कम रखते हैं, और जो है रो टू रो डिस्टेंस जो है ज्यादा रखते हैं। हालांकि आम्रपाली के केस में 2.5 गुणे 2.5 मीटर रखते हैं और कुल 1600 प्लांट्स आते हैं, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हाई डेंसिटी प्लांटिंग में जो प्लांट जो है रिसोर्स की लिए compete करते हैं और इंडिविजुअल फैक्ट जो है परफॉर्मेंस देते हैं, जो कि जो है मैक्सिमम यील्ड के लिए लिमिट होती है। इसलिए आपको जो भी न्यूट्रिएंट देने हैं, पानी देने हैं, सभी पौधों को बराबर मात्रा में देना है। और जो भी इसके लिए मेथड अपना रहा है, जैसे कि फर्टिलाइजर देने के लिए फर्टिगेशन मेथड अपनाइए, ड्रिप इरिगेशन से कीजिए, यानी फर्टिलाइजर के साथ इरिगेशन दीजिए, या फिर जो भी हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो इफिशियंट रिसोर्स यूज टेक्नोलॉजी होना चाहिए। इसके अलावा जो है अर्ली रिटर्न, आपको जल्दी से यील्ड मिलना क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है, और कास्ट इसकी थोड़ी सी आपको बढ़ी हुई दिखाई देती है। ठीक है। ऑप्टिमम डेंसिटी का मतलब क्या है कि एक अगर देखेंगे तो अगर ऐसा नहीं कि जितनी ज्यादा हम डेंसिटी बढ़ा देंगे उतना ज्यादा प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब डेंसिटी बढ़ाने पे प्रोडक्शन घटना शुरू हो जाएगा। तो जिस स्टेज पे डेंसिटी बढ़ाने से प्रोडक्शन घटना शुरू हो जाता है उस स्टेज को कहते हैं ऑप्टिमम डेंसिटी। उस डेंसिटी के बाद अगर आप ज्यादा करते हैं तो आपकी यील्ड क्या हो जाती है, घट जाती है। आखिर हाई डेंसिटी प्लांटिंग अपनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये देखा गया कि जो भारत की यील्ड है बहुत सारे क्रॉप्स की, जैसे मैंगो की यील्ड आप अगर देखोगे भारत की तो 8 टन पर हेक्टेयर एवरेज यील्ड है, 8 से 10 टन पर हेक्टेयर। बाहर अगर आप जाओगे ब्राजील, वेंजुला, तो वहां जो है बहुत ही ज्यादा क्या है, मैंगो की प्रोडक्टिविटी है। तो जो गैप है काफी ज्यादा है। इस गैप को कैसे फिल किया गया? नई नई टेक्नोलॉजी या हाईटेक हार्टिकल्चर की तकनीकियों से क्या किया गया, फॉलो किया गया। तो हाईटेक हार्टिकल्चर की एक ये तकनीकी है हाई डेंसिटी प्लांटिंग। अब यहाँ अगर हम छात्रों देखें तो हमें कहाँ तक जाना है, ऑप्टिमम डेंसिटी पॉइंट तक जाना है। अब जो है लो वर्सेस हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड में क्या अंतर होता है? जैसे सबसे पहले प्लांट पॉपुलेशन की बात करें तो लो डेंसिटी में काफी कम होती है और हाई डेंसिटी में ज्यादा होती है। ट्री विगर की बात करें तो लो डेंसिटी में हम विगरस प्लांट और लार्ज ट्री का उपयोग कर सकते हैं, जबकि हाई डेंसिटी में हमें कॉम्पैक्ट और ड्वार्फ ट्री चाहिए होगी।
स्पेसिंग, जब बिगरस और लार्ज कैनोपी होगी तो स्पेसिंग वाइड चाहिए होगी, और हाई डेंसिटी में बहुत पास पास लगाए जाते हैं। ट्रेनिंग प्रूनिंग लो डेंसिटी प्लांटिंग में मिनिमम करनी पड़ती है और हाई डेंसिटी प्लांटिंग में रिग्रेस करनी पड़ती है, जैसे जैसे इंटेंसिटी हम बढ़ाते जाते हैं छात्रों। बियरिंग एज अगर देखें तो लेट बियरिंग देखा गया है लो डेंसिटी में, जो कि हाई डेंसिटी में अर्ली बियरिंग देखी गई है। यील्ड पर यूनिट एरिया जो है हाई लो डेंसिटी में, क्योंकि बहुत सारा एरिया खाली रहता है, लो रहती है, और हाई डेंसिटी में जो है हाई रहती है। मैनेजमेंट जो है यहाँ सिंपल है, लो इनपुट लगते हैं, लेकिन हाई डेंसिटी पे क्योंकि आपको यील्ड ज्यादा मिल रही है इसलिए इनपुट भी ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है, तो हाई इनपुट देना पड़ेगा, इंटेंसिव होगी। मैनेजमेंट करना लो डेंसिटी ऑर्चर्ड का कठिन है, क्योंकि इसी कैनोपी काफी दूर तक चली जाती है, तो हार्वेस्टिंग करना, स्प्रेइंग करना ये कठिन होता है, जबकि हाई डेंसिटी प्लांटिंग में हाइट छोटी रहती है तो मैनेजमेंट करना हमें आसान रहता है। अब छात्रों अगर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं प्रिंसिपल्स क्या है। ज्यादातर आपको देखोगे तो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है। तो प्रिंसिपल में जो प्राइमरी प्रिंसिपल हैं कौन कौन सी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, यानी हाई डेंसिटी प्लांटिंग करते हैं तो पर यूनिट एरिया जो आपकी भूमि है वो ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लाई जाती है। खाली बहुत दिनों तक हम देखते हैं इंटरक्रॉपिंग करते हैं कभी कभी, क्योंकि आर्चर्ड से हमें यील्ड नहीं मिलती, तो समस्या यहाँ पे दूर हो जाती है। तो हमें दूसरा अर्ली प्रोडक्टिविटी, हाई डेंसिटी प्लांटिंग में देखा गया है कि जो प्लांट्स होते हैं वो प्रोडक्टिविटी जल्दी देना शुरू कर देते हैं, खासकर एप्पल के केस में या गुआवा के केस में। और ये जो है अगर गुआवा में देखोगे तो 7 साल के आसपास ही जो है हाई मैक्सिमम बेनिफिट कास्ट रेशियो यहाँ से प्राप्त हो जाता है। एरिया एफिशिएंसी की बात अगर करें तो एरिया पर यूनिट एरिया ज्यादा से ज्यादा आपको क्या मिलता है, उत्पादन मिलता है। साथ ही जेनेटिकल कंट्रोल भी एक प्रिंसिपल है कि अगर हाई डेंसिटी प्लांटिंग में अगर आप रूट स्टॉक जो है अल्ट्रा डॉर्फ या डॉर्फ लगाते हो और उस पर जो साइन लगा रहे हो दोनों कंपेटेबल हैं, तो उसे क्या कहेंगे, जेनेटिक कंट्रोल। तो जेनेटिक कंट्रोल के द्वारा कैनोपी को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा केमिकल कंट्रोल की अगर बात करें तो कुछ ग्रोथ रिटार्डेंट्स है, जैसे पेक्लोब्यूटाजॉल का आपने नाम सुना होगा। इस रिटार्डेंट से डालने के कारण जो हाइट कम हो जाती है, और भी बहुत सारे जो है ग्रोथ रिटार्डेंट्स जो हैं प्रयोग किए जा रहे हैं नए नए। अगर आप देखोगे रिसर्च हो रहे हैं, जब हम इसे डीप में पढ़ेंगे, पीएचडी लेवल के जब हम पढ़ेंगे या एमएससी लेवल की हाई डेंसिटी प्लांटिंग पढ़ेंगे, तब उसमें हम जानेंगे कि कौन कौन से ग्रोथ रेगुलेटर किस क्रॉप पे डाले गए हैं। तो पेक्लोब्यूटाजॉल, साइकोसेल का आपने नाम सुना होगा, या कोई भी ग्रोथ रिटार्डेंट एवीए डाले गए हैं, बहुत सारे जो है किया गया है। कैनोपी मैनेजमेंट करनी पड़ती है, प्रॉपर आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जिससे कि मैक्सिमम एरिया जो है क्या रहे, प्रकाश के संपर्क में रहे। साथ ही साथ जो है बैलेंस कंपटीशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो क्रॉप की ईल्ड जो डिपेंड करती है सारे फ्रूट प्लांट पे करती है, तो हर फ्रूट्स को जो है बराबर खाद और बराबर पानी चाहिए, यानी बराबर इनपुट्स चाहिए, और ये फर्टिगेशन जैसी टेक्नोलॉजी से या कस्टमाइज फर्टिलाइजर एप्लीकेशन से संभव है। इसके अलावा टेक्निकल मेंटेनेंस की भी क्या होती है, आपको जरूरत होती है। तो ये सारे प्रिंसिपल्स हैं, इन्हीं के आधार पे जो है आपका हाई डेंसिटी प्लांटिंग चलता है। अब रिक्वायरमेंट अगर देखा जाए, कभी कभी पूछते हैं कंपोनेंट कौन कौन से हैं एचडीपी के, तो सबसे पहला जो है ड्वार्फिंग रूट स्टॉक होना चाहिए। अगर रूट स्टॉक ड्वार्फ नहीं होगा तो आप जो है हाई डेंसिटी प्लांटिंग करने में सक्षम नहीं होंगे। दूसरा ड्वार्फिंग साइन होना चाहिए। तीसरा कैनोपी मैनेजमेंट करना पड़ता है, जिससे वो आपस में क्रिस क्रॉस ब्रांचेस ना जाएं, और सारी पत्तियों को बराबर क्या मिलना चाहिए, धूप मिलना चाहिए, जिससे फोटोसिंथेट्स ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बने। केमिकल और न्यूट्रिएंट असिस्टेंस की भी जरूरत होती है, कि ऐसे हमें केमिकल देना है जिससे कम जो है उनकी क्या हो, बढ़वार हो, लेकिन उपज पे कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े। और छात्रों देखें तो टेक्निकल और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की भी जरूरत पड़ती है। तो हम कुछ जानते हैं ड्वार्फिंग रूट स्टॉक के बारे में। तो ड्वार्फिंग रूट स्टॉक जो है ट्री विगर को कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि जो एक्सेसिव वेजिटेटिव ग्रोथ होने वाली है उसको क्या कर देते हैं, वहीं पे रोक देते हैं। ऐसा ये एप्पल M9, M27 और M26 ये रूट स्टॉक है, खासकर M9 और M26 पे जो है एप्पल के आर्टिकल लगाए जाते हैं, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट जो है विगर कंट्रोल करने में मिला हुआ है। अगला जो है अर्ली बियरिंग या प्रिकॉसिटी, हमने जो एक लेक्चर पढ़ा रखा है साइन और जो है स्टॉक में क्या रिलेशनशिप है, जिसको स्टियानिक इफेक्ट कहते हैं, तो उसमें सारी चीजें डिस्कस की जा चुकी हैं, इसलिए आप माना जा रहा है कि वो लेक्चर देख लिए हैं। तो वहां से आप पढ़ सकते हैं कि जो रूट स्टॉक के ऊपर अगर साइन लगा देते हैं तो कोई कोई साइन जो है प्रिकॉशियस बियरर हो जाता है। एप्पल में अगर M9 के ऊपर कुछ जो है साइन कल्टीवर लगाए जाते हैं तो जल्दी वियरिंग करते हैं कंपेयर टू अलग जो है रूट स्टॉक के। अगला कैनोपी का साइज भी क्या करते हैं,
रेगुलेट करते हैं। तो ट्री विगर की बात दूसरी है, ऊंचाई कितना बढ़े, साइज का मतलब कितनी उसकी सेपरेटिंग हैबिट है। तो शूट लेंथ और इंटरनोडल साइज को क्या कर देते हैं, लिमिट कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, जिससे कैनोपी मैनेज हो जाती है। जैसे सिट्रस को अगर ट्राइफोलिएट ऑरेंज पे लगाया जाए तो ऐसा देखा गया है। हाइयर यील्ड इफिशियंसी है, यानी कुछ रूट स्टॉक्स हैं, जैसे M9 रूट स्टॉक है, इस पे सारी जो साइन कल्टीवर है अच्छी जो है यील्ड देते हैं, इसलिए यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए अर्चड में, क्लोनल रूट स्टॉक में, या स्ट्रेस एंड सॉइल टॉलरेंस होने चाहिए। अगर क्योंकि हाई डेंसिटी प्लांटिंग कर रहे हैं तो उसमें ट्रेनिंग करोगे, प्रूनिंग करोगे, ग्रोथ रिटार्डेंट्स भी दे दोगे, कभी कभी स्ट्रेस आ जाएगी तो उसके प्रति क्या होनी चाहिए, सहनशील होने चाहिए, जिससे कि आपका जो है सैलिनिटी ड्रॉट या सॉइल प्रॉब्लम को सह सकें और हाई डेंसिटी प्लांटिंग आपकी फ्लॉप ना होकर हमेशा सक्सेस हो। कुछ ड्वार्पिंग साइज कंट्रोलिंग रूट स्टॉक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एप्पल के कौन से, M9, M27 और M26 भी कह सकते हैं। अगला पियर का अगर देखेंगे, क्वींस सी जो है मोस्ट ड्वार्फिंग है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्वीट चेरी में जो है जेसिला 5, जेसिला 6 जो है। प्लम के अगर देखेंगे तो पिक्सी और क्राइमेस्क 1। इसके अलावा सिट्रस में एक फ्लाइंग ड्रैगन अल्ट्रा ड्वार्फ रूट स्टॉक है, पोनीसेरस टाइफोलेटा वैरायटी मोनोस्टोसा। पीच या नेक्ट्रीन का जो है साइटेशन एक रूट स्टॉक है, साइटेशन क्या है, पीच इंटू प्लम का एक क्लास है, उससे बनाया गया है। गोवा में जो है एनुपुलाइड 82 जिसको पूसा सृजन के नाम से जानते हैं, और मैंगो में जो बैली कोलम्बन को ड्वार्फिंग रूट स्टॉक के रूप में उपयोग किया जा रहा है, या इस पर रिसर्च अभी चल रहे हैं, तो इसकी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब छात्रों इसी प्रकार से साइन कल्टीवर भी हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, क्योंकि ये भी साइज को रेगुलेट करके रखता है। अगर ड्वार्फिंग साइन होगा तो हमें कम से कम ट्रेनिंग और प्रूनिंग करनी पड़ेगी। ये ट्री विगर को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। जैसे एप्पल में रेड डेलिशियस जो है स्पर टाइप, जितने भी स्पर टाइप के कल्टीवर एप्पल में है वो सब जो है हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए सुटेबल है। ठीक है, अब इस पर क्या होता है, इन सारी चीजों को हमने जो है बेयरिंग हैबिट में बता रखा है। ग्रोथ हैबिट की अगर बात करें तो कंट्रोल ब्रांचिंग पैटर्न हो और लेस इंटरनोडल लेंथ हो, यानी जितने भी स्पर टाइप के वैरायटीज हैं जिसमें इंटरनोड पास होते हैं, ठीक है, ठूंठ की तरह दिखते हैं, उन्हें स्पर कहते हैं, और ये हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए जरूरी है। कैनोपी का जो आर्किटेक्चर है कॉम्पैक्ट होना चाहिए, अपराइट हो या सेमी अपराइट हो। जैसे गोवा में इलाहाबाद सफेदा देखोगे तो अपराइट कैनोपी है, इसलिए ये हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए सुटेबल है। जबकि दूसरा जो है लखनऊ 49 सेपरेटिंग ग्रोथ हैबिट का है, इसलिए हाई डेंसिटी प्लांटिंग में इलाहाबाद सफेदा से कम ये क्या है, सुटेबल है। प्रिकॉसिटी अगर देखा जाए, अगर साइन में अर्ली फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है, जैसे गाला कर्टिवल एप्पल का है तो प्रिकॉसियस बेयरर है। प्रोलोफिक बेयरर भी हो, या पर यूनिट एरिया जो है ज्यादा से ज्यादा क्या होने चाहिए, फ्रूट बड्स आने चाहिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हमें उपज मिल सके। और ईल्ड इफिशियंसी जो है, ईल्ड पर यूनिट कैनोपी वॉल्यूम इस पर कल्टीवर एप्पल के ज्यादा देते हैं। फ्रूट क्वालिटी की बात होनी चाहिए ऐसे, क्योंकि बिना क्वालिटी के तो आपके मार्केट में खरीदेगा नहीं, तो क्वालिटी वाले जो है साइन का चयन करना चाहिए। इसके अलावा प्रूनिंग के प्रति रिस्पॉन्स करते हैं, टॉलरेंस हो, यानी जिनमें प्रॉपर हम प्रूनिंग और ट्रेनिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ उनकी जो है कंपेबिलिटी रूट स्टॉक से होना जरूरी है। ये सब सारी चीजें हमने स्टोनिक इफेक्ट वाले में डिस्कस की हैं। और सुटेबिलिटी फॉर एचडीपी के लिए सुटेबल क्या होंगे, जब ये सारी चीजें इनमें पाई जाएंगी। तो कुछ जो है आप देख सकते हो, इनको आप क्या कर सकते हो, फोटो खींच सकते हो। जैसे एप्पल में देखोगे तो स्पर टाइप के हमने बता दिए, चाहे रेड स्पर हो, स्टार क्रिम्सन, गोल्ड स्पर, वेल स्पर, ऑर्गेनो स्पर, सिल्वर स्पर, रेड चीफ, ये सारी वैरायटीज जो हैं एचडीपी के लिए सुटेबल हैं। मैंगो में देखोगे तो आम्रपाली है, आम्रपाली के साथ साथ जो कुछ वैरायटीज और हैं जो 6 × 6 मीटर पे लगाई जा रही हैं, पूसा प्रतिभा, पूसा श्रेष्ठा का नाम आप सुना होगा, ये भी ट्रेडिशनल से कम दूरी पे लगाई जा रही है। गोवा में देखोगे तो इलाहाबाद सफेदा क्या है, बेस्ट है। इसके अलावा पीच में कैंड्रन है, रेड हेवन जो है काफी ज्यादा पूछा था, जुलाई अल्बर्टा भी है। इसके अलावा प्लम का अगर देखोगे छात्रों तो संता रोजा जो है वैरायटी जो है क्या है, ड्वार्फ है, ब्यूटी वैरायटी है। चेरी में अगर देखोगे जाइसेला 10, मोरिलो, कैब 1E और वे हॉट रूट है। बनाना का अगर देखोगे तो ड्वार्फ कमेंडिस और ग्रैंड नैने वैरायटी जो है यूज की जाती हैं। और पपाया में जो है पूसा नन्हा और CO2 जो है, पूसा नन्हा खास करके म्यूटेंट वैरायटी है। म्यूटेंट वैरायटी कौन सी है, पूसा नन्हा है। इसे डॉक्टर मनसाराम ने क्या किया था, डेवलप किया था, किससे किया था, गामा रेज से किया था। अब बताना है गामा रेज की कितनी डोज है, आप कमेंट करके बताएं। अगर ये वीडियो देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगला कैनोपी मैनेजमेंट की अगर बात करें तो कैनोपी मैनेजमेंट यानी कि ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग करना है, इससे ट्री का साइज कंट्रोल होता है।
ट्री का इंटरसेप्शन होता अच्छा है, मतलब कि जो सनलाइट का जो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पेनिट्रेशन होता है। इसके अलावा म्यूचुअल शेडिंग नहीं होती, दो अगर प्लांट हैं तो आपस में क्रिस क्रॉस उनकी ब्रांच नहीं होंगी, तो एक दूसरे पे शेड इफेक्ट ना डालें। इस प्रकार से हमें ट्रेनिंग और प्रूनिंग करना है। ये भी आप कैनोपी मैनेजमेंट वाले लेक्चर में देख चुके हैं, इसीलिए ये टॉपिक बाद में आपके लिए रखा गया है। इसके अलावा इम्प्रूव्ड फोटोसिंथेसिस बढ़ जाता है, क्योंकि प्रोडक्टिव सूट जो होते हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं और इफिशियंट फोटोसिंथेसिस होता है। अर्ली वियरिंग हो, आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके जो है करंट सीजन ग्रोथ पे क्या आती है, फ्रूट फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आती है, जैसे गुआवा में। तो उस केस में जो है हम जितना ही सूट्स बढ़ा लेंगे, एपिकल सूट्स को काट के लेटरल सूट्स को करंट सीजन का बना देंगे, तो वो भी एक प्रकार से फिर से एपिकल हो जाते हैं, तो उनमें फ्रूटिंग ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा यील्ड एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए फ्रूट की क्वालिटी अच्छी हो जाती है, डिजीज और पेस्ट का भी कंट्रोल हो जाता है, डिजीज डैमेज जो ब्रांचेज उन्हें काट देते हैं, और ऑर्चर्ड के ऑपरेशन भी बहुत ही आसानी के साथ होती हैं, जिससे ऑर्चर्ड की लॉन्गेविलिटी बढ़ जाती है। कुछ मेथड्स हैं, इनकी आप फोटो या इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे एप्पल में स्प्लेयर सिस्टम, कोर्डन सिस्टम, ये सारे सिस्टम आपको कैनोपी मैनेजमेंट में छात्रों पढ़ाए जा चुके हैं। पियर में कौन से किए जा रहे हैं, पीच में कौन से किए जाते हैं, प्लम में, चेरी में और अप्रिकॉट में कौन कौन से ऐसे सिस्टम हैं जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए उपयुक्त होते हैं। ठीक है, ततुरा एंड ट्रेलिस सिस्टम का भी नाम आपने सुना होगा। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे गलत जो है हेडिंग पड़ गई है, इसको आप क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। इसमें पीजीआर की बात हो रही है कि कौन कौन से पीजीआर जो है ट्रेनिंग प्रूनिंग में यूज होते हैं। तो साइज कंट्रोल के लिए जो है क्या किया जाता है, एपिकल डोमिनेंस को अगर हम सप्रेस करते हैं तो साइज क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। एपिकल डोमिनेंस किस कारण होता है, ऑक्सिन के कारण होता है, जिससे ट्री की हाइट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब एपिकल डोमिनेंस ब्रेक करेंगे तो लेटरल ब्रांचेस बढ़ेंगी। पैक्लोब्यूट्राजॉल का आपने नाम सुना होगा, इसको P333 भी कहते हैं और इसको कल्टार भी कहते हैं। नेट में पूछा जाता है कई बार इनका नाम, और आप वहाँ पे गलती कर देते हैं क्योंकि आपको तो पैक्लोब्यूट्राजॉल और कल्टार मालूम था, P333 नहीं मालूम था। तो ये आपको याद रखना है कि पैक्लोब्यूट्राजॉल जो है साइज को घटा देता है मैंगो के दशहरी कल्टीवर में, गुआवा में, सिट्रस में। हालांकि ये अगर आप रेगुलर प्लांट को देखो तो हार्मफुल भी है, और रिसर्च की और एमएससी की बात है, आप इतना समझ लें। अगला जो है प्रिकॉसिटी, कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जैसे पेक्लोब्यूट्राजॉल और इथेफॉन डालने से जो है प्रिकॉसियस और रेगुलर वियर आपको देखने को मिलता है। तो अल्टरनेट वियरिंग जब होती है तो इसमें आप देखोगे तो जितने भी मलिहाबाद के ऑर्चर्ड हैं वहाँ में पेक्लोब्यूट्राजॉल का यूज हुआ। हालांकि रूट पे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है और बाद में दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए आप रेगुलर वियरिंग वैरायटीज लगाइए। लेकिन फिर भी ये जो है इथेफॉन और पेक्लोब्यूट्राजॉल से प्रिकॉसियस हम वियरिंग कर सकते हैं। ठीक है, जुवेनाइल फेज को कम कर सकते हैं, पियर में भी, गुआवा में भी। अगला है कैनोपी की शेप करने के लिए, जैसे प्रोमेलिन है, इसमें GA4 और GA7 के साथ जो है BA होता है। इससे जो लेटरल ब्रांचिंग आपकी क्या हो जाती है, प्रमोट होती है एप्पल और चेरी में। फ्रूट सेट और क्वालिटी बढ़ाने के लिए हम NA और जिबरेलिन्स का उपयोग कर सकते हैं। जिबरेलिन्स का उपयोग जो है अंगूर में किया जाता है। अब गुआवा मिडो ऑर्चर्डिंग का एक जो है क्या है, केस स्टडी लिया है या टेक्निकल स्टडी लिया है, जिससे सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए जो हमने कंपोनेंट पढ़े हैं। तो ये जो विधि है वो CISH ने डेवलप की थी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर। अगर आपको याद होगा तो रहमान खेड़ा लखनऊ में क्या है, स्थित है। यहाँ पे अगर देखोगे तो मैंगो की रिपोजिटरी भी पाई जाती है, जहाँ पे मैंगो की काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज हैं। और इसको जो है 2 मीटर गुड़े 1 मीटर, कहीं कहीं स्पेसिंग 1 मीटर गुड़े 2 मीटर है, नहीं, क्योंकि जो पहली वाली स्पेसिंग होती है ये रो टू रो होती है, रो से रो की, और दूसरी वाली प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है, जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है 2 गुड़े 1 मीटर लिखा हुआ है। प्लांट्स देखोगे तो 5000 प्लांट से ऊपर प्लांट इसमें क्या हो जाते हैं, लग जाते हैं 5000 प्लांट्स। कभी कभी अगर इससे नज़दीक करोगे तो इससे ज़्यादा भी प्लांट लग सकते हैं। तो ये कहाँ पे डेवलप हुई है, CISH में डेवलप की गई। वैरायटीज में जो यूज की गई उसका नाम इलाहाबाद सफेद है, क्योंकि इसमें अपराइट ग्रोथ हैबिट पाई जा रही है। स्पेसिंग 2 मीटर गुड़े 1 मीटर के आसपास होती है। तो मिडो ऑर्चर्डिंग में पहले फील्ड प्लांटिंग करते हैं, उसके बाद जो है 30 से 40 सेंटीमीटर जब बड़ा हो प्लांट, उसको उसी हाइट से जो है 1 से 2 मंथ बाद, यानी जब प्लांटिंग आप करते हैं उसी वहाँ पे अच्छी तरीके से एस्टेब्लिश हो गया, 1 से 2 मंथ के बाद 30 से 40 सेंटीमीटर ऊपर से इसे काट देते हैं। तो आप देखोगे कि एपिकल पोर्शन काट दोगे तो लेटरल ब्रांचेज आना शुरू हो जाएंगे, यानी नए सूट्स जो हैं कट पॉइंट से आने क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। तो इसमें केवल 3 से 4 सूट आपको रखने हैं, बाकी सूट आपको क्या कर देना है, काट देना है। फिर 3 से 4 मंथ के बाद जो है इनको फिर से जो है आपको क्या करना है, 50% काट देना है। तो फिर से जो है आपको और सारे सूट्स यहाँ पे आपको निकलना क्या हो जाएंगे,
क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। फिर से 3 से 4 मंथ के बाद फिर से जो है 50% इन शूट्स लेंथ को क्या करते जाना है, काटते जाना है। फिर इसके बाद जो है फ्लावरिंग आ जाएगी, और फ्लावरिंग आने के बाद हर शूट्स की 50% जो है हर साल जो है क्या करनी है, प्रूनिंग करनी है। तो कब करनी है, मई जून में करनी है। अगली जो है मई जून में फ्रूटिंग जो मिलेगी आपको दिसंबर से फरवरी में मिलेगी। सितंबर अक्टूबर में अगर करेंगे तो फ्रूटिंग जो है मार्च अप्रैल में मिलेगी, और जनवरी फरवरी में फ्रूटिंग जो है जुलाई से सितंबर में मिलती है। तो यानी आपको कंटिन्यूस 50% सूट की प्रूनिंग 4 से 5 सालों तक करती रहती है, जिससे कि इसका साइज क्या रहता है, मेंटेन रहता है। फिर इसके बाद बैक प्रूनिंग भी करते हैं कि 50% जो है इंटायर पोर्शन प्लांट को 4 साल के बाद हम क्या करते हैं, काट दें। ठीक है, और फिर वही जो है मेथड अपनाते रहते हैं। तो यहाँ पे जो स्टडी हुई गोवा में जो ईल्ड है, उस हिसाब से अगर देखा जाए डेंसिटी के हिसाब से, तो हाई डेंसिटी प्लांटिंग में जो ईल्ड आई वो 5th ईयर ऑनवर्ड जो है 60 टन पर हेक्टेयर आने लगी। एक हेक्टेयर में 60 टन हाई अल्ट्रा हाई डेंसिटी यानी कि मीडो आर्सेटिक से आने लगी। और भी यहाँ पे जैसे 1.5 और 3 मीटर को भी आजमाया गया, इसमें देखा गया कितनी ईल्ड आई, 55 टन पर हेक्टेयर, वो 7 साल में आएगी। अगला 3 × 3 मीटर पे जब किया गया तो 38 टन 7th ईयर्स, मतलब जब स्टेबल हो गई, बाकी बढ़ती घटती रही, बढ़ती गई धीरे धीरे। 6 × 3 पे जो है और कम हो गई, 6 × 6 पे और भी देख रहे हो ईल्ड कम है। तो अगर देखें तो पर प्लांट जो है ईल्ड जो है कम हो जाती है मिडो आर्चर्डिंग में, लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ प्लांट ज्यादा होते हैं इसलिए ईल्ड क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो फर्स्ट ईयर से ही मिडो आर्चर्डिंग से आपको ईल्ड प्राप्त होना शुरू हो जाती है। बाकी की सारी चीजें जो है आपको विस्तार से समझाई जाएंगी छोटे छोटे वीडियोस में कि कैसे किस जो है क्रॉप की मिडो आर्चर्डिंग की जाती है और हाई डेंसिटी प्लांटिंग की जाती है। यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं ड्वार्फ कल्टीवर पूछे जा सकते हैं। ये ड्वार्फ रूट स्टॉक, जैसे बेर का ड्वार्फिंग रूट स्टॉक जो है जिसिपस रोटेंडिफोलिया और जिसिपस न्यूमिलेरिया भी, न्यूमिलेरिया में क्योंकि बॉटल नेक डिसऑर्डर पाया जाता है इसके कारण वह ड्वार्फ होता है, जिसे झरबेरी का नाम दिया गया है। और भी जैसे जो रूट स्टॉक आपको बताएंगे, चाहे M27 हो, उसका क्रॉस क्या है, फ्लाइंग ड्रैगन है, या जो भी रूट स्टॉक या फिर जो भी साइन कल्टीवर यूज हो रहे हैं उनके बारे में आपको जानना जरूरी है। यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। महामना आपकी मनोकामना पूरी करें। धन्यवाद।